Hello everyone. Today we will see exercise 6.2 of determinant. Okay, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने प्रॉपर्टी स्टडी की थी। एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने के पहले एक नज़र आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पे देना चाहिए। तो एक बार यहाँ पर हम नज़र डाल लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ पर। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख रखी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ द रो आर टर्न इनटू कॉलम एंड कॉलम आर टर्न इनटू रोज। तो आप डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ एनी टू रो ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाय साइन। तो आपका एक डिटर्मिनेंट है जिसका आंसर डी है। अगर आपने किसी दो रो को इंटरचेंज किया तो उसका आंसर माइनस डी होगा। इसी तरह से अगर आपने किसी दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो उसका आंसर माइनस डी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डिटर्मिनेंट की साइन चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इफ़ एनी टू रो ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। बहुत ब्यूटीफुल आइडेंटिटी। कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो आपका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, ओके, अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, property number 5, if each element of the row is expressed as the sum of two number then the determinant can be expressed as the sum of two determinant. Property number 5, each element of a row is expressed as a, तो अगर आप किसी रो को सम ऑफ टू नंबर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं या किसी कॉलम को सम ऑफ टू एलिमेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बनाकर उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे आप विद एग्जांपल समझें। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो is added to the corresponding element of any other row then the value of new determinant so obtained is same as that of the original determinant। मैंने किसी रो में किसी दूसरे रो का कोई मल्टीपल ऐड कर दिया या किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का कोई मल्टीपल ऐड कर दिया तो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 7, if all the element of the determinant above or below the diagonal are zero then the value of determinant is equal to the product of its diagonal element। तो अगर आपका अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है जिसमें डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे सारे नंबर ज़ीरो हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायगोनल एलिमेंट का मल्टीपल होगी। ओके, तो चलिए ये प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 पहला प्रॉब्लम आपके सामने। प्रॉब्लम है विदाउट एक्सपांडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको एक्सपांड नहीं करना है। क्या आपको एक्सपांड नहीं करना है? तो विदाउट एक्सपांडिंग, तो यहाँ पर ये आपका डिटर्मिनेंट डी है। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट डी, तो यहाँ पर अगर मैं C3 कॉलम पर, C3 कॉलम, ये वाला कॉलम C3 कॉलम पर C3 प्लस C2 कर दूं, ओके, किसी भी कॉलम पर किसी दूसरे कॉलम का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता तो माय डिटर्मिनेंट विल रिमेन डी। एंड अब यहाँ पर ये डी है, ओके। तो अब ये मेरा यहाँ पर ये होगा 1 1 1, ये होगा ए बी सी, ये हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट करें। ये यहाँ पर जो ए लिखा है, ओके, हम्म, ये जो ए है ये ए नहीं है, ये एक्चुअली बी है, बी प्लस सी, ओके, बी प्लस सी। तो जब मैं ए ऐड करता हूँ इसमें तो ये मेरा हो जाता है, दिस विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी, ओके। ऐसे ये सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ओके। ऑलरेडी सी प्लस ए है, बी ऐड कर रहे हैं हम लोग
और ये यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, ये अच्छा प्रॉपर्टी हम कौन सी ऐड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज़ की है। प्रॉपर्टी नंबर 6, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे कि इफ़ ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पर हमने किया गया था, यहाँ पर हमने कॉलम 3 में कॉलम 2 का 1 मल्टीपल ऐड किया था। ओके, 1 ऐड किया था, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ ना। ये जो कॉमन ले रहे हैं, ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में अगेन अब देखेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ द रो of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पर आप समझिए कि हमने क्या किया है, 1/a+b+c से मल्टीप्लाई किया है कॉलम 3 को। ओके, तो मल्टीप्लाई किया है इन द सेंस 1 तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसका भी वैल्यू, या फिर इस तरह से समझे, ये a+b+c हम किसी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये हो गया 1 1 1, ये हो गया ए बी सी, और यहाँ पर भी ये हो गया 1 1 1। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ करेंगे, तो ये आपका था प्रॉपर्टी नंबर 6। यहाँ पर ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4, और यहाँ पर ये डायरेक्ट 0 लिखेंगे, ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, क्योंकि आपके दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर थर्ड कॉलम से अगर मैं 3x को कॉमन ले लूँ, ओके, थर्ड थर्ड रो से, सॉरी, थर्ड रो से अगर मैं 3x को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर मेरा ये 2 3 6 है, 2 3 4 है, सॉरी 2 3 4 है, यहाँ पर 5 6 8 है, और यहाँ पर 3x कॉमन लिया तो ये 2 बचेगा, 3 बचेगा, एंड यहाँ पर ये 4 बचेगा। अगेन मेरा रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, आंसर हो जाएगा 0 यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, अब तक तो सही चल रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपकी बढ़ती जाएगी। ओके, अब ये प्रॉब्लम लीजिए, 2 7 65 3 8 75 5 9 86। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कॉलम 3 पर, ओके, क्योंकि कॉलम 3 काफ़ी बड़ा है, कॉलम 3 पर अगर मैं कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स कॉलम 2 कर दूँ, ओके, 9 टाइम्स कॉलम 2 कर दूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर मेरा जो डिटरमिनेंट होगा, ये मैं प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2 3 5 होगा, कॉलम 2 एज इट इज़ रहेगा 7 8 9, और कॉलम 3 पे हम क्या कर रहे हैं, हम 9 टाइम्स कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में लिख के समझा देता हूँ, हम कर क्या रहे हैं, 9 टाइम्स कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 9 टाइम्स कॉलम 2। ओके, तो ये जो है ये आपका रिजल्ट हो गया 2 3 5, ये तो एज इट इज़, यहाँ पर 7 8 9, ये भी एज इट इज़, यहाँ पर आप देखेंगे 65 माइनस 63, तो यहाँ पर ये 2 होगा, 75 माइनस 72, यहाँ पर ये 3 होगा, और 86 माइनस 81, ये यहाँ पर 5 होगा।
तो आपका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम, देयरफॉर रिजल्ट इज 0। ओके, तो ये था हमारा विदाउट एक्सपांडिंग, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर प्रॉब्लम है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट, ओके ये हमें शो करना है, शो दैट ए प्लस बी, ए बी, ए प्लस सी सी, बी सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 ABC। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। हम्म थोड़ा अगर मैं 4 ABC आंसर आना चाहिए। हम्म, इसमें सोचिए क्या सब्ट्रैक्ट करना है। प्रॉपर्टी नंबर 6 डेफिनेटली, मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी यूज़ होती है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे, किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके। ओके चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर हम किसी एक रो में, जैसे सपोज फर्स्ट रो ले लेते हैं, R1 पे, R1 पे हम क्या करें, R1 पे हम R1 माइनस R2 माइनस R3 कर दें, तो होगा क्या, तो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है ये हो जाएगा A प्लस बी, हमने माइनस ए किया माइनस बी किया। फर्स्ट रो में हम R2 और R3 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर ये होगा ए माइनस सी, और यहाँ पर होगा बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी। ठीक है, सेकेंड रो एज इट इज़, ये ए प्लस सी, ये सी, और ये थर्ड रो एज इट इज़, ये बी, ये सी, ये बी प्लस सी। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पर ए कैंसिल, यहाँ पर ये -2C हो गया, और ये यहाँ पर भी ये -2C हो गया, और यहाँ पर ये ए, यहाँ पर ये बी, यहाँ पर ये ए प्लस सी, यहाँ पर ये सी, और यहाँ पर ये सी, यहाँ पर ये बी प्लस सी। तो फर्स्ट रो से हम -2C को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -2C को कॉमन ले लिया, -2C को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ये होगा हमारा ए, ये होगा हमारा ए प्लस सी, और ये होगा हमारा सी, ये है बी, ये है सी, और ये है बी प्लस सी। ठीक, ओके। अच्छा, फर्स्ट रो तो हमारा काफ़ी सिंपल हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो दो रोज दिख रहे हैं, अगर यहाँ पर हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, ज़रा ध्यान से देखते हैं। अगर हम एक काम और कर सकते हैं कि हम क्या करें, हम सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर लें। ओके, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये जैसे हम अप्लाई करते हैं C2 पे -C3 कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये हो जाएगा -2C, ब्रैकेट में यहाँ पे 0, ये ए ये बी, कॉलम वाइज लिख लेते हैं। सेकेंड कॉलम पे हम क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम माइनस कर रहे हैं, तो ये 1 - 1, यहाँ पर ए प्लस सी माइनस सी, और यहाँ पर सी माइनस बी माइनस सी। ओके, और थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज़, तो थर्ड कॉलम यहाँ पर होगा 1C बी प्लस सी। ओके, तो ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू -2C, ये 0, ये ए, ये बी, 1 - 1 की 0, ये ए, ये सी गया, ये -B, यहाँ पर ये हो गया 1C और B प्लस सी। अब क्योंकि मेरा फर्स्ट रो में 2 0 आ चुके हैं,
अब इसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं -2c। डिटर्मिनेंट का रूल है कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0 माइनस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, और ये प्लस थर्ड एलिमेंट 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बी और माइनस ए का, तो माइनस ए बी माइनस ए बी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू ये -2c और ये -2ab, और मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4abc। ओके, so this is done. We get the answer. We have to prove that this is equals to 4abc, and here we have proved that this is equals to 4abc. Okay. ठीक है, चलिए यहाँ तक ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, तो अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन प्रॉपर्टीज़, डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे हम। प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। देखिए बहुत सारे x हैं, पहले हम ये सारे एक्सेस को एक एक करके कम करते हैं। तो कम करने के लिए स्टार्ट करते हैं d इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू गिवन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम C1 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं C2 को, राइट। और C2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं C3 को। ओके, एक साथ दो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो D इक्वल्स टू, यहाँ पर ये x+2 है, इससे आपने सब्ट्रैक्ट किया x+6 को, तो x-6 हो गया। या फिर थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, बट क्या लॉजिकली सोचेंगे, हर जगह थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी। तो इलॉजिकली हमने ये पहले सब्ट्रैक्शन किया, तो ये -6, सेकेंड में ये होगा x+6 -x+1, और थर्ड में होगा ये x-1 -x-2। सेकेंड है आपका x+6, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड को, तो -x+1, यहाँ पर ये x-1 -x-2, और ये थर्ड पर ये x+2, ये -x-6। थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा, विच इज x-1 x+2 x+6। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू x और x कैंसिल, 2 - 6 -4, 6+1 7, -1 -2 -3। यहाँ पर x -x कैंसिल, 6+1, यहाँ पर ये 7, यहाँ पर ये आपका -3, और यहाँ पर ये 2 - 6 -4, और ये लास्ट आपका ये x-1, ये x+2, ये x+6। ठीक। तो अभी आप देखेंगे थोड़ा सा ये सिंपल तो हो गया, अब थोड़ा और इसे सिंपल करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हम R1 देख रहे हैं, R1, अगर R1 पे हम R1 - R2 करें, और R2 पे हम R2 - R3 करें, ओके, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट डी होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखिए R1 पे हम क्या कर रहे हैं, R2 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7 प्लस ये 3 हो गया, नेगेटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं, x-1 -x-2। ओके, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर R2 पे R2 - R3 किया है, तो ये 7 + 3 हो गया, यहाँ पर -3 + 4 हो गया, यहाँ पर ये x+2 -x - 6 हो गया, और लास्ट एज इट इज रहेगा -3 -4 x+6।
ओके, तो यहाँ पर ये एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हम फर्स्ट रो को अगर देखें तो ये एक्चुअली आपका -7, 7 + 3 ये आपका 10, ये आपका -3, यहाँ पर 7 + 3 ये 10, ये आपका 1, ये आपका -4, और यहाँ पर थर्ड ये एक्स एक्स कैंसिल, -1 -2 ये आपका -3, ये 2 -6 ये -4, और ये x + 6। ओके, अच्छा, दिस इज इक्वल्स टू 0 भी दिया है ना, हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो राइट साइड हमारा क्या है? राइट साइड है हमारा 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ठीक है, ओके। अब इसके आगे क्या? इसके आगे क्या? तो इसके आगे अब हम यहाँ पर अगर ये नंबर और थोड़े छोटे होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, छोटा करने में भी थोड़ा तो स्टेप्स बढ़ेंगे, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -7, -7 विल मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट 1, -4, -4 x + 6, then -10 multiplied by 10, -3, -4 x + 6, and then यहाँ पर -3 multiplied by 10, 1, -3, -4, and this is equals to 0। ओके, सो ये हो गया हमारा, दिस इज इक्वल्स टू -7, और ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + 6 -4 4 × 16, देन -10, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10x + 60 -12, एंड दिस इज -3, ब्रैकेट में -40 + 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये x -7 से मल्टीप्लाई होगा, -7x, 6 - 16 is -10, -10 -7 is +70, -10 into 10x is -100x, ये 60 - 12 तो ये हो गया 48, तो 48 into 10 is -480, then -40 + 3 is -37, -37 into 3, तो 3 3 7 21, 2 3 3 9, 9 + 2 11, तो ये 111, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, -7x -100x, तो ये हो गया -107x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -480 हो गया, +480, एंड ये जो प्लस है, +181, ओके 181, तो ये हो गया -181, विच इज़ 10 - 1 9, ओके, देन 7 minus, so 17 - 8 is again 9, and 2 - 1 is 1, so 199, so therefore x is equals to 199 divided by -107 is equals to -199 divided by 107। ओके, तो ये आप देख लेना, अगर हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम मिस्टेक भी कर सकते हैं। ओके, कहीं कोई स्टेप आपको लग रहा होगा हमने मिस्टेक की है तो चेक कर लेना, अदरवाइज ये आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर 199 डिवाइड बाय 107, कोई कॉमन फैक्टर है क्या? पता नहीं। ओके, तो ये प्रॉब्लम एक बार फिर आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, देखिए ऐसे ही कुछ करना है हमें। ओके, और ये इस तरह से यू विल गेट द आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4।
से थोड़ा आप और भी रिड्यूस कर सकते थे। ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है। हम थोड़ा थोड़ा एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमने सेकंड कॉलम ऐड कर दिया, ओके, और सेकंड कॉलम में हमने थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, देन वी विल सॉल्व, ओके। फिर रो वाइज भी इसी तरह से करेंगे, सो दैट वी हैव मिनिमम एक्स वैल्यूज इन द डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम प्योरली आपके लिए हम छोड़ते हैं, ट्राई करेंगे आप लोग। We will move to next question, which is problem number 5. Without expanding the determinant, show that, okay, अभी यहाँ पर expand नहीं करना, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ओके। और 10 टाइम्स, यहाँ पर 10 टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पर ये ऑलरेडी 4 टाइम्स है। 2 2 1 3 1 7 3 1 7 and 3 2 6 3 2 6, ओके। हम्म ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम है, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन लेते हैं। 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर ये हो गया 1 1 6 3 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 3 1 7 हो गया, और ये हो गया 6 4 नहीं, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो अगेन ये हो गया 3 2 6 एंड यहाँ पर ये आपका 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 3 3 है, 2 1 2 है, और ये 1 7 6 है, ओके। ध्यान से अगर देखें तो ये 2 कॉलम और यहाँ पर ये 2 कॉलम आपको आइडेंटिकल मिल रहा है, ओके। तो लेट अस डू वन थिंग, क्या करते हैं, ये जो 2 है, ये 2 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो 4 है इसको भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। आपका जो मल्टीपल है वो किसी भी एक कॉलम या किसी एक रो से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर ये 3 3 एज इट इज़, ये 1 2 एज इट इज़, ये 7 6 एड, प्लस यहाँ पर ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ये कॉलम दोनों एज इट इज रहेंगे, 3 3 1 2 7 6, ओके। देन यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू, नाउ ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम, ये दोनों ऐड कर लेंगे, 2 + 8 ये हो गया 10, 12 + 8 ये हो गया 20, 6 + 4 ये हो गया 10, ये 3 एज इट इज, ये 1, ये 2, ये 7, ये 6 एज इट इज, ठीक है, ये ऐड कर लिया।
और ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम से, देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर हमने 5 यूज़ की है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 शायद। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। यस, ये प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने। हम यहाँ पर अगर कोई दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल दिख रहे हैं तो रिमेनिंग रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम है 10, 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 + 8। ओके, 20 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 12 + 8 एंड दिस 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6 + 4। फिर दो ये डिटरमिनेंट के फॉर्मेट पे हम लिख सकते हैं। तो उसका एक रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किया है। तो क्या आई होप ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से 10 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 2 1, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 1 7 और यहाँ पर मिलेगा 3 2 6। ओके, ध्यान से देखिए ये जो हमें मिला है, और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम में पूछा है 1 3 3। अब ये 1 3 3 1 to 1 यहाँ पर कॉलम वाइज मिलता है, हमें रो वाइज चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो 10 इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 3 3 ये वर्टिकल हो जाएगा, 2 1 2 ये वर्टिकल हो जाएगा एंड 1 7 6 ये भी वर्टिकल हो जाएगा, 1 7 6। तो दैट्स इट, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन विदाउट एक्सपांडिंग हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्सपांडिंग। थर्ड कॉलम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी, थर्ड कॉलम थोड़ा सा क्या है, नंबर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े। ओके, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर 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 क्या करें हम, हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं C2 C3 पर। क्या करते हैं C3 पर C3 - C2 कर देते हैं, 2 टाइम्स C2 कर देते हैं। ओके, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो डिटरमिनेंट D इज इक्वल्स टू ये 10 12 15 एज इट इज़, ये 57 ये 64 ये 78 एज इट इज़। यहाँ पर 107 माइनस डबल किया तो 2 7 था 14, 2 5 था 10 1 11, तो ये 114। यहाँ पर 124 से डबल माइनस किया तो 8 एंड 6 2 था 12, 128। और यहाँ पर 153 माइनस 16 156। ओके, तो ये जो डिटर्मिनेंट है, दिस डिटर्मिनेंट विल बिकम 10 12 15 57 64 78। और यहाँ पर ये आपका -7 -4 और -3। ठीक, ओके। अब क्या करें, ये 57 64 78 को थोड़ा रिड्यूस करें। तो इसे रिड्यूस करने के लिए अगर मैं हाँ, अगर मैं 5 टाइम्स यहाँ पर C2 -5 टाइम्स C1 कर दूँ, तो मेरा जो डिटरमिनेंट होगा C1 विल रिमेन एज इट इज़ 10 12 15। C2 ये हो जाएगा 57 - 50, ये हो जाएगा 64 - 60 और ये हो जाएगा 78 माइनस 55 था 75। और यहाँ पर ये -7 -4 -3। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 10 12 15 57 - 50, ये हो गया आपका ये हो गया आपका +7, ये हो गया आपका +4 और ये हो गया आपका +3। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। तो एक काम करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम C3। तो ये 10 12 15 7 4 3
और ये भी हो गया आपका 743। तो 743 सेम है, तो ये हो गया आपका 0। आपके दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट विल बी 0। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर भी आप इसे कह सकते हैं, बट लॉजिकल ट्रायल एंड एरर है, ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पर किया है। ओके, अब ये प्रॉब्लम देखिए। ये प्रॉब्लम में क्या समझ में आता है, ये प्रॉब्लम में मुझे ये समझ में आता है कि भाई एक काम करते हैं कि पहले तो C2 जो है, C2 पे हम C2 माइनस C1 कर लेते हैं। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है D इज इक्वल्स टू, ये फिलहाल 2014, ये 2020, ये 2023। ओके, यहाँ पर C2 माइनस C1 किया तो 2017 माइनस 2014, ये आपका हो गया 3। 2023 माइनस ये हो गया आपका 3, और ये भी हो गया 3। क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर। ओके, C2 से 3 को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेते ही ये 2014, 2020, 2023, ये आपका हो गया 111, और ये भी आपका 111। दो कॉलम आइडेंटिकल है इसलिए आंसर 0। ठीक। ओके। ओके, तो अब सेवेंथ क्वेश्चन है विदाउट एक्सपांडिंग। ओके, प्रूफ करना है। हो विदाउट एक्सपांडिंग प्रूफ करना है। ओके, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। A1 B1 C1, A2 B2 C2, और A3 B3 C3। तो यहाँ पर B1 C1 A1, B1 C1 A1। ओके, तो यहाँ पर आप पहले एक काम करो कि आप C1 और C3 को इंटरचेंज कर लो, तो आपका A1 एकदम लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये हो गया C1 C2 C3, ये B1 B2 B3 एज इट इज, और यहाँ पर ये हो गया A1 A2 A3। अच्छा, क्या होता है जब हम किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन में फर्क आता है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन, ये माइनस साइन। ओके, डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले दो कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं C1 और C2 को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा जो डिटरमिनेंट D होगा, दैट डिटरमिनेंट D विल बी इक्वल टू, अब वापस से माइनस विल बिकम प्लस, एंड यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा B1 B2 B3, यहाँ पर ये हो जाएगा C1 C2 C3, और यहाँ पर ये रहेगा A1 A2 A3। तो ये पहला तो हमने प्रूफ कर लिया, ये फर्स्ट दो चीज़ें हमने प्रूफ कर ली। अभी यहाँ पर इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को ट्राई करते हैं। फर्स्ट और थर्ड, तो अगेन स्टार्ट करते हैं। D इक्वल टू, यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यहाँ पर C1 तो हमें फर्स्ट चाहिए। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, अप्लाई कर रहे हैं हम लोग C1 और C3 इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया होगा C1 C2 C3, ये B1 B2 B3 एज इट इज़, और यहाँ पर ये A1 A2 A3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर C2 और C3 को इंटरचेंज कर लेंगे। तो
ये जो हमारा डिटर्मिनेंट डी है, दिस विल बिकम, नाउ माइनस अगेन विल बिकम प्लस, एंड यहाँ पर ये पहला होगा C1 C2 C3, ये हो जाएगा A1 A2 A3, और ये हो जाएगा B1 B2 B3, ये सेकेंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं कि तुम्हारा ये जो दिया है, ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अब एक लास्ट प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्वल हमें बतानी है। तो हम्म सोचिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। लास्ट प्रॉब्लम, थोड़ा दिमाग लगाए। ओके, चलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें। ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 1 1, यहाँ पर है आपका वाई जेड, यहाँ पर है जेड एक्स, और यहाँ पर है एक्स वाई, और ये है वाई प्लस जेड, ये है जेड प्लस एक्स, और ये है एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इसमें हम करेंगे क्या, ये 1 1 1 तो ठीक है, ये वाई जेड, ये जेड एक्स, ये एक्स वाई भी ठीक है। यहाँ पर ना अगर मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए, क्या मिल जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो मैंने एक्स ऐड किया तो एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मैंने वाई को ऐड किया तो वाई को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जेड को ऐड किया तो जेड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आप ध्यान देंगे आपका एक्स वाई जेड अगर अलग कर पाया तो मैं एक्स वाई जेड को कॉमन ले लूँगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ऐसे ही करते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1 1 1, ये वाई जेड, ये जेड एक्स, ये एक्स वाई, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, माइनस यहाँ पर ये 1 1 1, ये वाई जेड, ये जेड एक्स, ये एक्स वाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ओके, अभी आप ध्यान देंगे तो मैंने माइनस को भी कॉमन ले लिया यहाँ पर। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्स, थर्ड कॉलम से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन,
तो यहाँ पर आपका बचा 1 1 1, ये हो गया वाई जेड, ये हो गया जेड एक्स, ये हो गया एक्स वाई, और ये हो गया आपका 1 1 1 माई। ओके। अच्छा, यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है लास्ट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से डिवाइड करते हैं, तो 1/x। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स से आपने मल्टीप्लाई किया, बट मुझे फर्स्ट लाइन, अच्छा ठीक है चलिए, सही है, एक्स से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड रो को मैं वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और वाई से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/y यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो ये वाई, ये एक्स वाई जेड, और ये वाई स्क्वायर। और थर्ड जेड से किया तो यहाँ पर जेड से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका जेड स्क्वायर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, ये पहला पार्ट तो हो गया 0, माइनस ये हो गया 1/XYZ। यहाँ पर अब सेकेंड कॉलम से XYZ को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका XYZ, ये हो गया आपका 1 1 1, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, ये और ये तो कैंसिल, फिर हम C1 और C2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो C1 C2 को इंटरचेंज किया, तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1 1 1, ये हो गया एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो योर डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, एंड हेंस इट इज प्रूफ्ड। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.3, 6.2, ओके 6.2, इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम 6.3 जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ओके, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में फोकस करेंगे। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगली क्लास में।